जय हिंद दोस्तों। आज आपके लाने भारत का जो संविधान है उसको वीडियो जो वन लाइनर के रूप में होगा, क्योंकि अभी जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के पेपर जो चल रहे हैं उसकी दृष्टि से आपको आज का वीडियो मिलने वाला है। और आज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से आपको पेपर में 101% क्वेश्चन मिलेंगे, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और आज अपन संपूर्ण संविधान का जो वन लाइनर सारांश है उसको आज अपन ख़त्म कर देंगे। अब वो चाहे वो 250 क्वेश्चन हो जाए, चाहे वो अपने 300 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन करेंगे अपन पूरा ही, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं अपन संविधान पर, ठीक है। तो डॉट कॉपी उठाइए और आप लोग अच्छी तरह से लिखते जाइए और सीखते जाइए। देखो, मैं डॉट कॉपी की इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपन मोबाइल से पढ़ाई करते हैं ना, सेल से, तो उसको अपन पूरे अपन माइंड में नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग पेन पेपर लीजिए और आप अच्छी कायदे से उसको लिखिए, समझिए और सीखिए। अच्छा, रटेंगे नहीं, कोई भी कोशिश करना कि रटना नहीं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, समझाएंगे, एनालिसिस भी करेंगे आज अपन लोग और उसको समझते चलेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो आपको पढ़ने से पहले कुछ समझना पड़ेगा। संविधान का मतलब होता क्या है? संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। अर्थात यदि हम संविधान को देखते हैं तो सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है नियम। यानी एक ऐसी बुक जिसमें सभी के लिए समान नियम हों, उस बुक को बोला गया है संविधान। तो अपने भारत का जो संविधान बना है वो इसी आधार पर बनाया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम, कर्तव्य, अधिकार, हर एक चीज़ को वर्ग के अनुसार बांटा गया है, लेकिन लगभग जो नियम कानून है वो सबके लिए समान है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब पढ़ाई पर आने से पहले आपको कुछ बातें और समझना पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन अपना लिखा है एक्ट से संबंधित। यदि हम एक्ट की बात करते हैं तो हिंदी में उसको अधिनियम बोला जाता है। अधिनियम कहाँ क्या होता है? तो हमें जब किसी दूसरे के ऊपर जब हम किसी को फ्रीडम देते हैं और यदि वो उस फ्रीडम का गलत यूज करने लगे तो उसको फिर किसी न किसी तरीके से हमें कंट्रोल करने के लिए जो नियम हम बनाएंगे तो उन नियमों को बोला जाता है एक्ट या अधिनियम। अच्छा, चलो, अच्छा, हमें इतनी बात समझ में आ गई है। अब दूसरी बात क्या याद रखना है, यदि मेरे मुंह से जो क्वेश्चन मिलते हैं सुनने के लिए एक्स्ट्रा, वो भी आप सुनते चलेंगे, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो संविधान हम समझ गए, एक्ट क्या है, अधिनियम क्या है, वो आपको समझना है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी भाषा समझनी पड़ेगी। अपना भारत एक बहुत अच्छा देश था, है और हमेशा रहेगा, ठीक है। तो हमारे देश में ब्रिटिश जो अंग्रेज आए तो ब्रिटिश की परमिशन से, यानी अपनी उनकी सरकार ने परमिशन से कुछ व्यक्ति भारत में व्यापार के लिए भेजे। तो आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 में भारत आई थी, यानी 1600 ईस्वी में भारत आई थी। तो अब एक क्वेश्चन आपके पेपर के हैं, याद करके चलना है। हालांकि वन लाइनर है, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आप पृथ्वीपुर में प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट के नाम से अपना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आइए। आप वहाँ पर विस्तार से और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आपको, और आपको बहुत अच्छा लगेगा यदि आप आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अपन आ गए अपनी पढ़ाई पर। अच्छा, यदि हम अपनी पढ़ाई की बात कर रहे थे तो हम पढ़ाई पे आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ब्रिटिश है वहाँ से कुछ व्यक्ति 217 साझीदार ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए, बट वहाँ पर जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश राज्य था, उन्होंने उनको कुछ शर्तों के साथ भेजा कि आप व्यापार करने जाइए, बट वहाँ से हमारे लिए कितना % या इतना % हमें भेजिए, बाकी आप अपने पास में रखिए। बट वहाँ से जो 217 साझीदार आए तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उसका दुरुपयोग किया, यानी जो उनको परमिशन दी गई थी उस परमिशन के अलावा यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका दुरुपयोग किया। तब जब उनको पता चला, किसको, ब्रिटिश
सरकार को यानी ब्रिटिश राज को, वहाँ पर कौन होता है, राजा होता है ना, जब राजा को पता चला वहाँ के कि यहाँ पर तो उल्टा सीधा चल रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन 217 साझेदार को कंट्रोल करने के लिए एक्ट या अधिनियम बनाकर भेजे और उन एक्टों को मानने के लिए कि आप इन एक्टों को मानेंगे, उन एक्टों को ही अधिनियम कहा गया है। बस बात समझ में आ गई ना। तो अब चलो आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट अर्थात ब्रिटिश सरकार ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। देखो जी, आए तो हत्या काय खिलाने, व्यापार करवे खिलाने, लेकिन इन्होंने यहाँ पर प्रशासन किया, लगभग 200-250 साल तक इन्होंने राज्य किया है। ठीक है, हालांकि जब विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के माध्यम से रखी? तो आपको पता होना चाहिए, सन 1773 में पहला एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा अपना? सन 1773 के कौन से? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बनता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब होता है जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें सुधार करना, यानी उसकी कमियों को, उसमें जो कमियां थीं उनमें सुधार करके उन्होंने दूसरी बार, कौन सा? दूसरी बार जो एक्ट भेजा, उस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किसको जाना जाता है? तो 1781, मतलब जो 1781 में एक्ट आया था उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट का एक्ट बोला जाता है। तो देखो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित कब हुआ था? तो 1781 में। कब हुआ था? तो 1781 में। ठीक है, अच्छा, अब एक्ट कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण। अब देखो, धीरे धीरे आप समझेंगे, इन्होंने पहले नींव रखी, इसके बाद इसका सेटलमेंट किया, अब इसके बाद देखो राजनीतिक, समझना है आपको हर एक चीज को, राजनीतिक और वाणिज्यिक दो तरीके से, यानी राजनीतिक कार्य किया और संगे संगे ने पैसा को भी काम करो, यानी कि यहाँ पर शासन भी किया और दूसरा राजा बने, राजा की तरह काम किया और व्यापार भी किया, यानी पैसे भी खींचे, तो जनता के ऊपर भी राज किया और दूसरा पैसे के ऊपर भी राज किया इन्होंने। तो कौन सा एक्ट है जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक करता है? यानी इन लोगों का एक एक्ट आया जिसमें कंपनी जो है वो राज करेगी और वित्तीय यानी वाणिज्यिक का काम करेगी। वो कौन सा एक्ट है? तो उसको बोलेंगे, आप आंसर देंगे पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा होगा आपका? पिट्स इंडिया एक्ट। यदि हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो ये 1784, याद करेंगे आप, कौन सा? 1784 में लागू हुआ था। पहला चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था? पहला चार्टर एक्ट, अब जी एक्ट थे, अब उन्होंने उसी को चार्टर एक्ट में परिवर्तित किया। तो पहला चार्टर एक्ट कब पारित किया था? तो 1793 में। ज़्यादा नहीं बोल सकते, वन लाइनर है, इसलिए आप लोग बस सीखते चलें। कब? तो पहला चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1793 में। अंतिम चार्टर एक्ट कब कौन सा था? तो वो था 1853। कौन सा था? 1853वां जो एक्ट था वो कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, इसके लिए भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट कौन सा है बोला जाता है? यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट किसे बोला जाता है? तो 1858, कौन सा? 1858 को भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम कब पारित किया था? देखो, अब यहाँ समझो, भारत शासन, भारत परिषद। अब परिषद क्या है? देखो, यहाँ पर जहाँ से परिषद लगने लगा वहाँ पर अंग्रेजों के साथ अपने यहाँ के जो लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते गए, अब इन्हीं से तो सब सीखा है अंग्रेजों से कि इस राज्य कैसे किया जाता है। तो धीरे धीरे इन्होंने अपन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जब अपनी संख्या शासन में बढ़ती गई तो वहाँ से
भारत परिषद अधिनियम बनना स्टार्ट हो गए, यानी भारत और भारत के साथ भारत के कुछ लोग जुड़ने लगे। तो भारत परिषद अधिनियम कब पारित होगा? तो 1861 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर के क्वेश्चन हैं। तो 1909 का अधिनियम जो है इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है, इसका दूसरा नाम। देखो एक पॉइंट से दो दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 1909 में कौन सा? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसी तरह 1911 डेटे भी आप क्लियर करते चलेंगे, वेरी वेरी मोस्ट है। 1911 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। तो आप लोग बस सीखते चलेंगे, इनके बारे में सुनाने के लिए बहुत कुछ है, बट आपको विस्तार से यदि पढ़ना है तो क्लास में आइए, वहाँ पढ़ लीजिए। बट यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से हम वन लाइनर में क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कब हुआ था? देखो 1911 में आया है, लागू कब हुआ? तो 1921 में। आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? साइमन कमीशन, अब समझना पड़ेगा आपको, साइमन कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? तो हम ये बता दें पहले, 1930 में। कब प्रस्तुत की? तो 1930 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928। एक क्वेश्चन ये आप याद करेंगे, 1928 कब आया था? 1928। साइमन कमीशन को ही व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? अब थोड़ा सा हम बता दें, जो साइमन कमीशन है इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। इसलिए इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1928 में जैसे ही आया और इसने रिपोर्ट की 1930 में प्रस्तुत की, तो इसका विरोध किसने किया था? तो आपको ये क्वेश्चन याद और करके चलना है, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इसी के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर जो लाठी से प्रहार हुआ था, तो उनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी, हड़ताल कर दी थी इन्होंने, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन याद करना कि लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंजाब का शेर बोला जाता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होता है? माउंटबेटन योजना कब पेश की गई? माउंटबेटन योजना कब पेश की गई? तो इसका आंसर होगा 3 जुलाई 1947। अब आप समझेंगे, 3 जुलाई 1947 को कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जुलाई 1947 को प्रस्तुत की गई, ठीक है। ये वो माउंटबेटन योजना है जब अपना भारत आज़ाद होना था, तो उस टाइम पर जो अपने थे गवर्नर जनरल बे हते अंग्रेजी, तो बेकू हते, तो माउंटबेटन हते, उन्हीं के द्वारा एक घोषणा करी गई, एक प्रस्ताव दिया गया कि माउंटबेटन योजना जिसके द्वारा अपन को आज़ादी मिलनी थी, तो वो किसने? तो माउंटबेटन योजना कब पेश करी गई? तो 3 जुलाई 1947 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किस अधिनियम को बोला जाता है? सांप्रदायिक, पहले आपको समझना पड़ेगा, जातिगत चुनाव। क्या? जाति के आधार पर चुनाव किस अधिनियम को बोला जाए, किस अधिनियम ने स्टार्ट किया था? तो आपको आंसर देना मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसी में ही सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव की बात हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम एक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थीं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ये वेरी वेरी मोस्ट है, इससे आपको बार बार क्वेश्चन मिलेंगे, वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें धाराएं कितनी थीं? तो इसमें थी 321 धाराएं थीं। 1922 में गोलमेज सम्मेलन की मांग किसने की थी? तो देखो दो दो क्वेश्चन मिल रहा है। गोलमेज सम्मेलन की मांग कब हुई? 1922। देखो आप लोगों का दिमाग है, हमने एक चीज में दो दो चीजें बताई आपको। में गोलमेज सम्मेलन की मांग किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू,
आप लोग क्वेश्चन सीखते चलेंगे, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? जब आपको पता है हर एक पॉइंट से, देखो चेन लगा के चलेंगे तो आपको क्वेश्चन याद होगा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार, मतलब जो सांप्रदायिक का चुनाव है तो जाति के अनुसार कितने सदस्य कितने कौन सी जाति से होंगे, तो वो वर्ग बट गए थे, तो उन्हीं वर्ग मताधिकार के अनुसार ही संविधान सभा का चुनाव को आधार बना। तो इसको आंसर कहा हो जाए वर्गीय मताधिकार। इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्गीय मताधिकार, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, 1938 में वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा से निर्वाचित होकर आए थे? तो वे आए थे पश्चिम बंगाल से। कहाँ से आए थे? तो पश्चिम बंगाल से आए थे। अगला क्वेश्चन, 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा? क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से। तो आपको पता होना चाहिए कि 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। कौन सा आया था? क्रिप्स प्रस्ताव। तो उसी पर देखो 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? तो आंसर होगा आपका क्रिप्स मिशन या प्रस्ताव, ठीक है, उसी के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे। संविधान सभा में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये थी अपनी 70। कितनी थी? 70, जो पूछा जाएगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये होता है 5 प्रकार से। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में सदस्य कितने थे? तो कैबिनेट मिशन 1946, याद रखना। तो ये थे अपने 389। कितने थे? 389 सदस्य थे उस टाइम पर, ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव निश्चित कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में याद करके चलेंगे। अच्छा, किसी क्षेत्र को SC ST क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? पेपर में पूछा जाएगा आपसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, भारत में कोई जगह है वहां पर SC और ST बनाने का अधिकार किसको है? यानी कि अपन लोग मांग नहीं करते, कोई मांग करता है कि हमें ST में करो या हमें SC में करो या हमें OBC में करो, बात समझ में आ रही ना? तो वो अधिकार, उसको SC घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है अपना राष्ट्रपति के पास में। किसके पास में होता है? राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी क्षेत्र को SC या ST घोषित कर सकता है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? अब थोड़ा समझना पड़ेगा। मूर्त रूप का मतलब है अंतिम रूप, कि लास्ट में बन के होगा। चलो ठीक है, मूर्त रूप किसने दिया? तो उसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो पंडित नेहरू थे, ठीक है। अगला, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसका आंसर हो जाएगा 25। आज वर्तमान में कितने न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं भारत में? तो 25 हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो उसका आंसर देंगे आप 9 दिसंबर 1946। कब? 1946। 1947 के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले कितनी थी? 389। बट जब हम भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद सदस्य संख्या कितनी बची थी? तो 299। कितनी थी? 299। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना कि संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो वो थी हैदराबाद। कौन सी रियासत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद, ठीक है। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे के रूप में लिया गया है? देखो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जो अपना भारत शासन अधिनियम 1935 है उसी को पूरा का पूरा उठाकर भारतीय संविधान में रख दिया गया है। कितना? किसको? तो भारतीय संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 को ढांचा यानी पूरा को पूरा उठाओ और भारतीय संविधान में रख लो। जो क्वेश्चन आपसे पूछो जो है कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम को ढांचे के रूप में लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम कौन सा?
1935 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछो जाए तो जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1951 को। वेरी वेरी मोस्ट है, 20 जुलाई 1951 को क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बताने के लिए बहुत कुछ है बट वन लाइनर है तो आप समझते चलिए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितने दिन तक चला या कितनी अवधि तक चला? तो देखो 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ तो और 23 दिसंबर तक चलो तो। कब तक चलो तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चलो तो। कब तक चला तो 1946 23 दिसंबर तक। ठीक है, स्वतंत्र देश की पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो अब अपन हो गए आजाद, तो 31 अक्टूबर 1947, 15 अगस्त 1947 को अपन आजाद हुए थे। और 31 अक्टूबर कब? 31 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र भारत की पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट है। आप संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्वेश्चन याद करना पूरे मोस्ट है, तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो स्थायी कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है अपना, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया। देखो यहां पर हमने दो क्वेश्चन बता दिए आपको। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? आंसर बन जाएगा आपको 22 जनवरी 1947 को। अच्छा, तो यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के लाने पहला कदम है। जो कीने बड़ा हो तो जो कीने प्रस्तुत करो तो जो करो तो अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो पंडित नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन से किनको बनाया गया था? तो BN राव। कौन थे? तो BN राव। कौन थे? BN राव थे। प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित होती है? मतलब प्रस्तावना के अनुसार भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो हम में यानी आप में यानी जनता में। किसमें? इसका आंसर हो जाएगा आपका तो जनता में। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाएंगे कहाँ पर? तो प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? तो भारत के। ठीक है, अच्छा इसका प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो वो होता है अपना राष्ट्रपति। वो कौन होता है अपना? तो राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? संविधान की आत्मा। वेरी वेरी मोस्ट है, आपसे पूछा जा सकता है संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है अपना प्रस्तावना को। किसको बोला जाता है? तो प्रस्तावना को। ठीक है, इसके बाद केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम मतलब कौन सा है? तो एर्नाकुलम है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपना क्या होगा? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बात इम्पोर्टेंट है, सीख लेना। ठीक है, अगला, दीवानी मामलों में किस दौरान सदस्य गिरफ्तार नहीं होते हैं? थोड़ा आपको यहाँ समझना पड़ेगा। जो दीवानी मामले मतलब जो राजनीतिक जो राजाओं की फैमिली से संबंधित होते हैं, तो दीवानी मामलों में किस दौरान सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? तो जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उसके प्रारंभ होने के 40 दिन पहले से लेकर 40 दिन बाद तक के समय में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो संसद सत्र के दौरान, कब? संसद सत्र के दौरान कब?
40 दिन पहले शुरुआत से 40 दिन बाद तक में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संपरीक्षक तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो अपना आंसर हो जाएगा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? तो महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? वेरी वेरी मोस्ट है। तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट है। तो सुचेता कृपलानी। कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी वेरी मोस्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो अपने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला? यानी जो केंद्रीय मंत्री होता है उसमें सबसे लंबी अवधि वाला कार्यकाल किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। कौन है इसका आंसर? तो राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, दादर व नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो इनके लिए मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई हाई कोर्ट काम करता है इनके साथ। ठीक है, कौन सा? तो मुंबई हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के पहले उपराष्ट्रपति को पेंशन का प्रावधान नहीं था? यानी उपराष्ट्रपति को पेंशन नहीं दी जाती थी, तो वो कौन सी साल थी? तो 97, सन 1997 के पहले। कब? 1997 के पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, मूल संविधान में राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 4। वेरी वेरी मोस्ट है, सीख लेना, पेपर में पूछा जाएगा। संविधान संशोधन किस भाग में है? यदि भाग पूछा जाता है आपसे तो भाग 20, और यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 में। किस में है? अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन, सहकारी समितियों का गठन किस भाग में है? तो आपको दो बातें समझना पड़ेगा, सहकारी और सरकारी। सरकारी में क्या होता है, उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट सरकार का होता है, और सहकारी में क्या होता है, जिसमें हम आप मिलकर सरकार प्लस व्यक्ति, जो प्राइवेट व्यक्ति होते हैं वो, यानी कि हम और सरकार मिलके कोई फैक्ट्री या बिजनेस या उद्योग डालते हैं, तो उसमें दोनों की भागीदारी परसेंटेज के रूप में रहती है। तो जोन कंपनियां, जोन फैक्ट्रियां, जोन उद्योग में प्राइवेट व्यक्तियों के साथ साथ सरकार का भी हिस्सा होता है, उसको बोला जाता है सहकारी। क्या बोला जाता है? सहकारी। तो आपको बता दें कि इसके लाने भी प्रावधान है, सहकारी समितियों का गठन किस भाग में होता है? तो इसका गठन होता है 9ख। किसमें? तो 9ख सब भाग है। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या? अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के उम्मीदवार की आयु क्या होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, इंपोर्टेंट है। मूल अधिकार का असंगत तथा अल्पीकरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। कौन से में हो जाएगा इसका आंसर? अनुच्छेद 13 में हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अब आपका अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है कि मतलब जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा
दी जाए, तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमा की शक्तियां। देखो, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। उस राष्ट्रपति के पास में ही क्षमा शक्तियां प्रदान होती हैं, मतलब क्षमा करने की शक्ति प्रदान होती है। बाकी कोई भी जो अपना उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, यदि किसी व्यक्ति को क्षमादान करना है तो वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, तो राष्ट्रपति में होती है। किस में होती है, तो राष्ट्रपति में होती है। तो इसका आंसर क्या है, समाधान की क्षमा शक्तियां किस में राष्ट्रपति में होती हैं। और कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर आप देंगे 110, आर्टिकल नंबर 110। वेरी वेरी मोस्ट है, ये पेपर के क्वेश्चन है, आप सीखते जाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 155। यानी किसके तहत होती है राज्यपाल की नियुक्ति, तो 155 के तहत होती है। और स्टेट का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। और देश का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आप याद करके चलेंगे। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 239 का। वेरी वेरी मोस्ट है। संपत्ति का अधिकार जो है वो स्थानांतरित करके किस आर्टिकल में जोड़ा गया है, तो उसको 300 का, यानी सब आर्टिकल 300 के सब आर्टिकल का में रख दिया गया है। अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अखिल भारतीय सेवाओं से। किससे है, तो अखिल भारतीय सेवाओं से है। किसका, अनुच्छेद 312 का संबंध। राज्य व संघ के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो लोक सेवा आयोग पहले समझना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग के द्वारा ही आप जो पीसीएस के टेस्ट देते हैं, स्टेट पीसीएस के या पीएससी या यूपीएससी सारे टेस्ट देते हैं, तो वो सारे पेपर जो अधिकारी वर्ग की जो ज्वाइनिंग पेपर जगह निकाली जाती है या ज्वाइनिंग की जाती है, तो उसके लिए ही लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। और राज्य व संघ के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो 315। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315। लोकसभा में एससी एसटी सीटों का आरक्षण, तो आपको आपने एक वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि लोकसभा में एससी व एसटी सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल के तहत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 330। प्रस्तावना में जो आपको जो 3 शब्द वेरी वेरी मोस्ट हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 3 शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। किससे, फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार वर्णित हैं, यानी मौलिक अधिकार जो हैं अपन लोगों के वो कहाँ से कहाँ तक के लिए हैं, तो 12 से लेके 45 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कहाँ तक, 12 से लेके 35 तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को। कब, 1950 को। और यदि पूछा जाए कि संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो 1949 को। कब हुआ था, तो 1949 को अंगीकृत हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को ये अपना पूर्णतः भारतीय लोगों पर लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा 51 का। वेरी वेरी मोस्ट है जो आपसे पूछा जाएगा। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, जो राज्यसभा होती है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आर्टिकल 80 के तहत होता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, जो न्यायपालिका है न्याय को कार्य से अलग किया गया है, किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल नंबर अपना 50 में। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो इसका है अपना 108 में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है, तो आर्टिकल नंबर 123। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 123। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियां किस आर्टिकल में होती हैं, तो इस किस आर्टिकल के तहत होती है, तो उनको होता है
49। अगला क्वेश्चन होता है आपका, राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 165। अगला क्वेश्चन होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उन्हें अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। यदि आप लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। देखो मैं बार बार बोलूँगा कि आप लोग लिखते जाएंगे तो आपको याद बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 143 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 143 के तहत क्या कर सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय से किसी चीज़ में अगर परेशान होता है या फंसता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 143 के तहत है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाएंगे तो राज्यों की राजभाषा के विषय में अनुच्छेद। अब देखो अनुच्छेद राजभाषा की बात करी जाए तो यदि हम किसी भी राज्य की राजभाषा की बात करी जाए तो 343 से 351 तक मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर राज्यों की राजभाषा के विषय में किस अनुच्छेद में बात करी गई? तो केवल राजभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में बात करी गई? तो अनुच्छेद 345। किसमें है? इसका आंसर हो जाएगा 345। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद से होती है? तो अनुच्छेद 360 से। किससे होती है? अनुच्छेद 360। पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब तब होता है जब देश पर किसी प्रकार का संकट हो जाता है या किसी प्रकार के भूख, जैसे मतलब भूखमरी हो जाए या मतलब अकाल पड़ जाए या कोई बाहरी लड़ाई हो जाए किसी देश के साथ, अदर देश के साथ, तो उस समय राष्ट्रपति अपने दौरान डिसीजन लेकर क्या करता है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि 1962 में जो भारत है उसकी लड़ाई किससे हुई थी? तो चाइना से। किससे हुई थी? चाइना से। तो उसी टाइम पर क्या हुआ था? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता है? देखो भैया कि भारत के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता है सिर्फ एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग नागरिकता चाहना, देश के लिए अलग नागरिकता चाहना। इसलिए सभी से बोला जाता है कि हम भारत के मूल निवासी हैं। हम किसके निवासी हैं? हम भारत के मूल निवासी हैं, ना कि किसी राज्य के। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अपन को नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एकल नागरिकता। कैसी हो जाए? एकल नागरिकता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे आगे अपन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को स्वीकृति कब मिली थी? अच्छा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, भारतीय स्वाधीनता को मतलब होता ही आज़ादी। तो अपन को आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। रटना किसी को नहीं है, समझ के चलो। तो 1947 को। ठीक है, अच्छा, तो कब मिली थी? तो इसकी मिली थी अपन 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? तो सबको पता है 22 हैं। कितने हैं? भाग 22 हैं। और यदि आर्टिकल पूछे जाएं तो 395 है। कितने हैं? 395 है। जो भारत प्रशासन अधिनियम 1935 है उसके सारे के सारे उठा के इसमें रख दिए थे। उसी टाइम कितने थे? तो 395 थे। तो उतने ही माना जाता है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने हैं तो उसका आंसर आप 395 ही देंगे, क्योंकि सब आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो आपका आंसर 395 होगा। इसी तरह यदि आपसे भाग पूछे जाते हैं तो उसका आंसर आप क्या देंगे? 22 भाग ही होते हैं। सब भाग हो गए हैं तो, लेकिन उसका आंसर आप क्या देंगे? तो 22 देंगे। इसके बाद लोक नियोजन में अफसर की क्षमता। देखो, लोक नियोजन में अफसर की क्षमता का मतलब है यदि आप पढ़े लिखे, योग्य और मतलब उस अर्हता के अंतर्गत आते हैं या उस योग्यता के अंतर्गत आते हैं जिसमें किसी भी सरकारी जॉब के लाने आपको अप्लाई करने आए या प्राइवेट कंपनी जॉब, कहीं पर भी जॉब पाने के लाने, तो वहाँ पर लोक नियोजन में अफसर की क्षमता यानी कि सबको समानता है। सभी व्यक्ति अपना वो देकर, अपनी सेवा देकर जनता की सेवा कर सकता है। तो यह हमें कौन सी यानी हमें नौकरी करने की, सीधी बात ऐसा समझ लो, हमें नौकरी करने की पावर कौन सा आर्टिकल देता ही? तो वो आर्टिकल कौन सा है? अपना अनुच्छेद नंबर 16। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाए, केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय हमें कौन देता है? तो देखो, धन की बात चल रही तो वित्त की बात होती। तो वित्त आयोग कौन देता है? यहाँ पर वित्त आयोग देता है। और वित्त आयोग जो देता है वो है किस आर्टिकल के तहत देता है? तो आर्टिकल 260 के तहत। किसके तहत? 260 के तहत अपन को क्या करता है? ये अपन को धन बंटवारे के संबंध में राय देता है।
पुरुष व स्त्री का समान कार्य के लिए समान वेतन। देखो ऐसा है कि जब स्त्री और पुरुष अगर उनको पता चल जाए ना कि पुरुष व स्त्री को समान कार्य करवाया जाए तो उनके लाने उनको वेतन बराबर मिलनी चाहिए। तो उसके लिए अपना जो अनुच्छेद है वो किसमें कहा गया है, तो 39(3) किसमें, चा या 39(3) चा में बात करी गई। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का मतलब क्या है, हम भारत के मूल निवासी हैं, ये हम किस आधार पर बोल सकते हैं। तो हमें नागरिकता या तो हमारा जन्म यहाँ हो, ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जन्म होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर वंशानुगत हमारे पूर्वज हैं वो यहाँ से संबंधित हों वंशानुगत के आधार पर, ठीक है। और दूसरा पंजीकरण, तीसरा क्या है, पंजीकरण। ये आपके क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त जन्म से मिलती है या वंशानुगत मिलती है या पंजीकरण के द्वारा भी हमें नागरिकता मिल जाती है। कुछ शर्तें होती हैं उसके द्वारा हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। कौन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो आंसर में आपका हो जाएगा ब्रिटेन। यानी जो अपनी संसद है वो जो कहाँ से संबंधित, कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व किससे ले गए, किस देश से लिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना आयरलैंड। क्या हो जाएगा, आयरलैंड। क्या हो जाएगा, आयरलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जो अपने यहाँ संविधान में संशोधन होता है वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वो प्रक्रिया ली गई है अपनी कहाँ से, तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब बना था, तो 1951 में, ठीक है। संविधान संशोधन लागू हुआ था 50 में, संशोधन अधिनियम बन गया कब, 51 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु कोई सीमा नहीं, गलती मत करना, कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। कब हुई थी, 1985 में। विधान परिषद को खत्म करने वाला अंतिम राज्य कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। बिल्कुल, क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है, पढ़ते चलना आप लोग। राज्यपाल सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया है, यह किसने कहा था, राज्यपाल सोने के पिंजरे में रहने वाली एक चिड़िया है, किसने बोला था, तो सरोजनी नायडू। किसने बोला था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरोजनी नायडू, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। पहले तो आपको पता है कि अपने भारत में जब आज़ादी के समय था तो उस टाइम तो एक ही पार्टी थी ना, कौन सी, कांग्रेस। तो सबसे पहले कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी का गठन कहाँ हुआ था, तो केरल में 1997 में। कब हुआ था, तो दूसरी पार्टी कब बनाई गई थी, तो केरल में एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई गई थी, कब, 1997 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विधान परिषद में सबसे अधिक सदस्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सी में है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जिले भी हैं तो विधायक भी वहाँ पर ज़्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से प्रभावित है। जो 3 सूची हैं, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, याद कर लेना, ये अपने तीनों हैं भारतीय संविधान में कहाँ से प्रभावित हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, जनता पार्टी के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। और इनसे एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए कि जो निर्विरोध बने थे, निर्विरोध मतलब इन्होंने कोई चुनाव नहीं, सीधे निर्विरोध, ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो कौन थे, तो वो थे अपने को नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि दल बदल से संबंधित अंतिम निर्णय किसका होता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जब जो सदन में दल बदल का निर्णय होता है, मान लो कोई व्यक्ति, दो पार्टी के व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो यदि वो दूसरी पार्टी में जाना चाहेगा तो पहली बात तो किस अनुसूची में है, तो अपनी दल बदल से संबंधित कौन सी है अपनी, तो जो सूची है जो अपना क्या था, तो दल बदल से संबंधित अंतिम निर्णय किसका होता है। तो एक दल वाला दूसरे दल में जाना चाहता है तो उसके लिए वहाँ बहस होती है सदन में, तो जब जाने वाले को भी रोकते हैं और आने वाले कहता है आ जाओ मेरे पास में, तो उनमें क्या होती है, बहस होती है। तो लास्ट में डिसीजन कौन करता है, कि मतलब उसका रिजल्ट नहीं निकलता है, तो उसका डिसीजन करता है सदन का अध्यक्ष। कौन सा है, तो सदन का अध्यक्ष। जो सदन की अध्यक्षता करता है वही इसका वो निर्णय करता है कि वो कहाँ जाएगा। ठीक है। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण होता है, तो नियंत्रक किसका होता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका होता है, महालेखा परीक्षक का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में पहली महिला महासचिव कौन सी थी, तो आंसर देंगे आप रमाबाई। कौन थी, तो रमाबाई थी। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा। कौन सी सभा है वो, तो राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेहरू के बाद जब नेहरू का निधन हो गया तो उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। कौन था, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पंचायती राज नागौर राजस्थान कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान के नागौर गांव से हुई थी, राजस्थान। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद प्रारंभ हो गए थे, जब अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था तो उस टाइम कितने अनुच्छेद हैं जो प्रभाव में आ गए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा 15 अनुच्छेद, यानी 15 अनुच्छेद लागू हो चुके थे। संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर। इसके बाद अपना मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, मताधिकार के लिए 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई किस संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करेगी। पहले 21 वर्ष में वोट देने जाओ तो आप कितने में होगा, 18 में, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले कितने वर्ष का था, 6 का, अब कितने का हो गया, तो 5 का। 40वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो 92 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लघु संविधान किसे बोला जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को, किसको, 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान बोला जाता है। 65वां संविधान संशोधन 1990 क्या था, तो इसका आंसर होगा जो कि SC और ST, कौन, SC और ST के लाने आयोग का गठन, क्या होगा, आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, 119वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 119वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से, भारत बांग्लादेश सीमा से, किससे है, बांग्लादेश सीमा से संबंधित है। तो आज अपन ने क्या कर लो, जो अपना संविधान है वहाँ पर जो यूपी पुलिस और SSC GD के पेपर चल रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है। अच्छा, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को। बस दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद।